हेलो बच्चों, हमारे चैनल नीट हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के माध्यम से हम पढ़ रहे थे जैव अणु। जैव अणु में हमने पार्ट 1 देख लिया था। आज इसका हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने कहाँ तक देख लिया था? न्यूक्लिक अम्ल तक देख लिया था। हमें उम्मीद है कि आप वो लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को पहले देखिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा। हम इस सीरीज के माध्यम से आपको क्या करते हैं, कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करवा देते हैं और हाईलाइटेड भी करवा देते हैं, जिससे आपका टाइम जो होता है वो बच जाता है। और जो कठिन वर्ड बीच बीच में मिलते हैं या फिर कोई हिंदी के वर्ड होते हैं जिनका मतलब बच्चों को नहीं समझ में आता है, उनका मतलब समझा देते हैं और जो ट्रिक होते हैं उनको एग्जाम्पल के द्वारा आपको याद करा देते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जहाँ पर थे वहीं पर पहुँचते हैं। हमको क्या पढ़ना है आज हमको पढ़ना है प्रोटीन की संरचना। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रोटीन की संरचना के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? प्रोटीन के संरचना के बारे में एनसीईआरटी बता रही है, जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं। प्रोटीन कैसे अणु होते हैं? विषम बहुलक होते हैं। पहले इसका जो पहले वाला लेक्चर है वहाँ पर पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। अमीनो अम्ल के बारे में हमने लेक्चर 1 में पढ़ चुका है, वहाँ आप जाकर अमीनो अम्ल के बारे में देख सकते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, जो आणविक सूत्र होता है उससे उसकी रचना को देखते हैं, जैसे NaCl, MgCl2 आदि। वहीं पर जो कार्बनिक रसायनविद होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, ऑर्गेनिक वैज्ञानिक, वो क्या करते हैं, वो अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन आदि के बारे में जानकारी देते हैं। तो वे हमेशा उनके द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। जो ऑर्गेनिक वाले वैज्ञानिक होते हैं वो उसके द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। वहीं पर जो हमारे भौतिक विज्ञानी होते हैं, फिजिक्स के वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं, आणविक संरचना के त्रिआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कितने आयामी दृश्य को व्यक्त करता है? तो इनऑर्गेनिक वाले उसकी संरचना को व्यक्त करते हैं, ऑर्गेनिक वाले द्विआयामी उसकी संरचना को बताते हैं, और वहीं पर जो फिजिक्स वाले होते हैं कितने आयामी? त्रिआयामी। जबकि जीव वैज्ञानिक, जो बायोलॉजी में वैज्ञानिक होते हैं, बायोलॉजी वाले वैज्ञानिक क्या करते हैं, बायोलॉजी वाले संरचना के 4 आयामी दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। ये प्रोटीन को 4 तरह से व्यक्त करते हैं, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। ये कौन व्यक्त करते हैं? ये जो बायो वाले वैज्ञानिक होते हैं, ये प्रोटीन की 4 तरह की संरचना को व्यक्त करते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्लों के क्रम व इसके स्थान के बारे में, जैसा पहला, दूसरा व तीसरा, इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। जब बहुत सारे अमीनो अम्ल एक रेखा में लगे होते हैं और हमको पता होता है कि कौन किसके बाद क्या आ रहा है, तो उस संरचना को क्या बोलते हैं? उस संरचना को बोलते हैं प्राथमिक संरचना प्रोटीन की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? चित्र 9.3 आ दिखाया गया। अभी चित्र आपको दिखाएंगे, पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है, तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? इस बात को समझिए कि मान लीजिए कोई प्रोटीन को हम यदि एक धागा या एक रेखा के रूप में मान लें, तो जो इसका बाएं सिरा होता है, बाएं सिरे पर क्या होगा? प्रथम अमीनो अम्ल होगा, और दाएं सिरे पर क्या होगा? अंतिम अमीनो अम्ल होगा। कहने का इसका मतलब क्या हुआ कि जो दाएं सिरे में सबसे लास्ट होता है वो अंतिम होता है, मतलब वो सबसे पहले बन चुका होता है। वहीं पर बाएं सिरे पर क्या होता है? प्रथम अमीनो अम्ल होता है। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि दाएं सिरे पर कोई नया अमीनो एसिड नहीं जुड़ता है, हमेशा कौन से सिरे पर जुड़ता है? बाएं सिरे पर जुड़ता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजनी सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। जो प्रथम अमीनो अम्ल होता है उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन सिरा बोलते हैं, जिसे एन सिरा भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे लिखा होगा एन सिरा। एन सिरा का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन सिरा होता है। जबकि अंतिम अमीनो अम्लों को कार्बन सिरा बोलते हैं। कार्बन सिरा का मतलब क्या हो गया? सी सिरा, इसलिए उसे क्या बोल देते हैं? कार्बन सिरा बोल देते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं। ये देखिए इसकी संरचना है, ये प्राथमिक संरचना है। आ वाली कौन सी है? ये प्राथमिक संरचना है। इसमें ये देखिए ये कौन सा सिरा है? ये बायां सिरा है और ये दायां सिरा है। इसमें क्या बोला गया है? देखिए
कि जो दायां सिरा होता है वो अंतिम अमीनो एसिड यहाँ पर मिलता है। जो यहाँ पर ये अमीनो एसिड मिल रहा है ये कौन सा है, अंतिम है। और ये कौन सा है, ये प्रारंभिक वाला है। मतलब कोई चैन बनी है तो ये कैसी बनी है, ऐसे बनी है। इसकी डायरेक्शन ये है, मतलब इस यहाँ पर जो नया है यहाँ पर जुड़ेगा, और जो सबसे पुराना होता है ये इस साइड होता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये इसकी द्वितीयक संरचना है, अभी देखेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। ये इसकी तृतीयक संरचना है और ये कौन सी है, ये इसकी चतुर्थ संरचना है। आगे बढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है। प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती है। यह लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी होती है, घूमती हुई सीढ़ी की तरह। जैसा घूमती हुई सीढ़ियाँ आपने देखी हैं फ्लैटों में, वैसे ही होती है ये। वास्तव में प्रोटीन लड़ी का कुछ अंश कुंडलिनी के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन के केवल दक्षिणावर्ती कुंडलिनियाँ मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की कौन सी कुंडलिनियाँ मिली हैं अभी तक, केवल दक्षिणावर्त कुंडलिनियाँ मिली हैं। दक्षिणावर्ती को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। मतलब जो इसका राउंड शेप, जो मुड़ाव है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज अभी तक कोई भी प्रोटीन नहीं मिली है। यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्वितीयक संरचना। ये चित्र 9.3 का बाद दिखा, ये देखिए ये कौन सी है, इसकी द्वितीयक संरचना है। आपको चित्र में दिखा देते हैं। ये देखिए ये आपस में मुड़ी हुई है, तो इसे क्या बोलते हैं, ये द्वितीयक संरचना। इसके दो भाग होते हैं। पहला कौन सा है, पहला होता है अल्फा हेलिक्स, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। ये दोनों किसके भाग हैं, द्वितीयक संरचना के ये दोनों भाग हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद है रखिएगा। पूछ सकता है कि द्वितीयक संरचना के कौन कौन से भाग होते हैं। पहला होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। आगे बढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना बोलते हैं। पूछेगा नीट में, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऊन के गोले के समान कौन सी प्रोटीन की संरचना होती है। ऊन के गोले के समान प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है, जो अपने ऊपर ही मुड़ जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ नीट में क्वेश्चन आ चुका है। आगे बोलती है, यह प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करता है। तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तृतीयक प्रोटीन होती है, तृतीयक संरचना होती है प्रोटीन की, वो जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। ये कैसी होती है, ऊन के गोले के रूप में होती है। अभी नीचे एक और दूसरा चित्र दिया गया है, उसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। आप ऊन का गोला देखें हैं घर में, ऊन का गोला कैसे होता है कि वो अपने आप में ही ऊपर अपने आप में ही लपटा रहता है। ये इस प्रकार की संरचना क्या होती है, किसकी होती है, तृतीयक प्रोटीन की संरचना होती है, ऊन के गोले के समान। आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, इससे आपको भूलेगा नहीं। और यही प्रोटीन है जो जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, आगे अब क्या बोलती है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों के समूह होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयाँ एक दूसरे के संक्षेप व्यवस्थित होती हैं, उदाहरण गोले की सीढ़ी लड़ी गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टियाँ या संरचनाएं बनाते हैं, वे प्रोटीन को स्थापन को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की प्रोटीन को बोलते हैं चतुष्क प्रोटीन, या 4 डिग्री प्रोटीन कहीं कहीं पर लिखा होगा, ये भी याद रखिएगा। 4 डिग्री या इसे चतुष्क प्रोटीन या चतुष्क संरचना बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बोल रहा है कि 2 घेरों के रूप में, मान लीजिए एक ये है और इसी के अलावा इसमें एक और 2, तो ये संरचना क्या हो जाती है, ये चतुष्क प्रोटीन के रूप में संरचना हो जाती है। इसमें 2 या 2 से अधिक उप इकाइयाँ बनी होती हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, वयस्क मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन होता है, वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन होता है वो 4 उपखंडों से मिलकर बना होता है। इसमें से 2 एक दूसरे के समान होते हैं और 2 उपखंड जिन्हें अल्फा बोलते हैं, और 2 अलग होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, बीटा। 2 अल्फा चैन होती हैं और 2 बीटा चैन होती हैं। किसमें, मानव के जो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि मानव के आरबीसी में कितने %, मानव के रक्त में जो होता है कितने % हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं। आपको इसका कमेंट बताना है कि कितने ग्राम
ह्यूमन के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ये हो गया। ये यहाँ तक हमने क्या देख लिया, इसकी संरचनाएं देख ली, प्रोटीन की संरचना है। अब आगे एनसीईआरटी क्या पढ़ा रहा है, ये एंजाइम के बारे में। एंजाइम से भी, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम से एक सवाल तो हर साल पूछा जाता है, इसलिए एंजाइम आप अच्छे से तैयार कीजिएगा जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। एंजाइम से हर सवाल एक साल जरूर पूछा जाता है। हर सालों में एक न एक सवाल जरूर इसका आता है, इसलिए अच्छे से तैयार कीजिएगा। एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है कि लगभग सभी एंजाइम, और यहाँ पर ध्यान देने बाद क्या है कि लगभग लगा हुआ है, लगभग सभी एंजाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अपवाद भी है। वहाँ पर क्वेश्चन आएगा कथन कारणों में क्या सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, तो ये कथन गलत है। इसका एक अपवाद होता है, आगे एनसीईआरटी ने बोला है क्या अपवाद है। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, जैसे राइबोजाइम्स। ये क्या होता है, जो राइबोजाइम्स होता तो एंजाइम है, लेकिन क्या होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोजाइम्स जो होता है एंजाइम के रूप में कार्य तो करता है, लेकिन ये प्रोटीन नहीं होता, क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, याद रखिएगा। किसी भी एंजाइम का रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचनाएं मिलती हैं, जो एमिनो अम्लों की श्रृंखला से बना होता है। बोल रही एनसीईआरटी की जो एंजाइम होता है उसमें भी प्रोटीन के समान 1 डिग्री संरचना या प्राथमिक संरचना मिलती है, क्योंकि ये प्रोटीन के भाग ही होते हैं, प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, इसलिए इनमें सेम प्रोटीन की ही संरचना देखने को मिलती है। आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है, प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक व तृतीयक संरचनाएं मिलती हैं। जब आप तृतीयक संरचना को देखेंगे तो ध्यान दें कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है, मतलब वही बताया था ऊन के समान होता है। अभी चित्र में नीचे दिखाया गया है, उसको देखेंगे। ऊन के समान प्रोटीन की 3 डिग्री संरचना होती है, सेम उसी प्रकार जो एंजाइम की 3 डिग्री संरचना कैसी होती है, उसी प्रकार ऊन के गोले के समान होती है। स्वयं को कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे में बहुत सी दरार या थैलियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि इस संरचना के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होने से क्या होता है, थैलियाँ बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, थैलियाँ बन जाती हैं। इन थैलियों को क्या बोलते हैं, सक्रिय स्थल बोलते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैलियाँ होती हैं जिसमें क्रियाधार आकर जुड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा क्रियाधार जो होता है, सबस्ट्रेट होता है, वो कहाँ आकर जुड़ता है, वो सक्रिय स्थलों में आकर जुड़ता है। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार भिन्न होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक जो होते हैं वो अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़े अंतर का जानना आवश्यक है। जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो होते हैं उच्च तापमान पर व दाब पर क्या होते हैं, कुशलता से काम करते हैं। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट क्या करते हैं, उच्च तापक्रम व दाब पर कुशलता से काम करते हैं। वहीं पर जो एंजाइम अणु होते हैं उच्च तापमान पर 40 डिग्री से ऊपर क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साधारणतया अति उच्च तापमान जैसे गर्म स्रोतों या गंधक के झरनों में पाए जाने वाले जीव से प्राप्त एंजाइम स्थायी होते हैं। कुछ एंजाइम जैसे थर्मोएसिडोफिलस में जो एंजाइम पाए जा रहे थे वो क्या होते हैं, उच्च तापमान पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन नॉर्मल जो एंजाइम होते हैं वो उच्च तापमान पर सक्रिय नहीं होते हैं। अब आपको यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो थर्मोएसिडोफिलस होता है उनको कौन से वर्ग में रखा गया है, इसका आपको कमेंट में जवाब देना है। आगे बोलते हैं साधारणतः अति उच्च तापमान, ये हो गया यहाँ तक, जैसे उनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च तापमान 80 से 90 डिग्री पर भी बनी रहती है। किसकी, जो थर्मोएसिडोफिलस होते हैं। उपरोक्त एंजाइम जो ऊष्मा स्नेही जीवों से पृथक किए गए हैं वो ऊष्मा स्थायी होते हैं या उनकी विशेषता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी बोल रही है रासायनिक अभिक्रिया। एंजाइम क्या होते हैं, यह एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रही है आपसे कि एंजाइम क्या होते हैं। इससे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है।
एनसीईआरटी यह बोल रही है कि आप ये जानें कि एंजाइम क्या होता है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें क्या होता है, जिसमें बिना बंध के टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि पानी में वो जैसा क्या होता है, भौतिक प्रक्रिया में द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसा बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना एक भौतिक प्रक्रिया है। पानी का वाष्प में बदल जाना क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है। ये दोनों भौतिक प्रक्रियाएं हैं। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में या तो रूपांतरण जब हो रहा होता है तो क्या होता है, या तो बंध का निर्माण होगा या फिर बंध टूटेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उदाहरण के तौर पर ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक के अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट। गंधक को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4। ये देखिए रिएक्शन दी गई है, आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। यह एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, नीट में पूछ लेगा कि ये जो रिएक्शन दी गई है कौन सी रिएक्शन है, तो ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार स्टार्च, यहाँ पर टार्च नहीं है याद रखिएगा, इसे सही कर लीजिए, यहाँ पर क्या है, स्टार्च है, सही कर लीजिएगा। स्टार्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बन रासायनिक अभिक्रिया होती है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जो पौधों में भोजन संचय के रूप में स्थित होता है उसे स्टार्च बोलते हैं। भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया की दर का सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से होता है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, दर बराबर होती है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। ये सूत्र आप याद रखिएगा, यहाँ से भी पूछ सकता है। यदि दिशा का निर्धारण हो तो इस दर को वेग बोल देते हैं। यदि बोल रहा है, एनसीईआरटी बोल रही है कि यदि हमें इसमें दिशा का पता हो तो क्या बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, इसी दर को वेग बोल देते हैं, क्योंकि वेग में क्या होता है, दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। यह आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं की अन्य आवश्यक अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होते हैं। एक सर्वमान्य नियम के अनुसार प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने या घटाने पर अभिक्रिया की दर क्रमशः द्विगुणित या आधी हो जाती है। इसमें एनसीईआरटी क्या बोल रही है, यदि किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं या घटाएं तो क्या होता है, यदि 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। यदि वहीं पर हम 10 डिग्री सेल्सियस उसको कम कर देते हैं तो वो अभिक्रिया क्या हो जाती है, वो अभिक्रिया आधी हो जाती है। आगे एनसीईआरटी बोल रहे उत्प्रेरित अभिक्रियाएं अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती हैं। जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं से बहुत अधिक होती है। उदाहरण के रूप में क्या बोल रहा है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, जल से कराते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में तो क्या बनता है, कार्बोनिक अम्ल बनता है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है, जिसके कारण 1 घंटे में कार्बोनिक अम्ल के लगभग 200 अणुओं का ही निर्माण हो पाता है। कितने अणुओं का निर्माण हो पाता है, ओनली 200 अणुओं का। लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया कोशिका द्रव में उपस्थित एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये तीव्र गति से संपन्न होती है, जिसके कारण कार्बोनिक अम्ल के लगभग 6 लाख अणु प्रति सेकंड बनते हैं। कितने अणु प्रति सेकंड बनते हैं, 6 लाख अणु प्रति सेकंड बनते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर कितना एंजाइम की उपस्थिति में कितना फर्क आ गया। जो कार्बोनिक अम्ल सिर्फ 200 अणु प्रति घंटे बन रहा था, वो एंजाइम की उपस्थिति में कितना बन रहा है, 6 लाख अणु प्रति सेकंड बन रहा है। आप समझ सकते हैं कि एंजाइम डालने पर अभिक्रिया कितनी तीव्र गति से हो सकती है। आगे बोलती है, एंजाइम ने इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी करेक्शन है, आप इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ये 10 लाख गुना नहीं है बल्कि 10 मिलियन है, 100 लाख गुना बढ़ा दिया। इसे करेक्शन कर लीजिएगा, अपने हिंदी वाले एनसीईआरटी में ये करेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10 लाख गुना नहीं है, यहाँ पर कितना है, 10 लाख गुना नहीं बोल सकते, इसे 10 मिलियन गुना बोल सकते हैं। बच्चों, एक जो मिलियन होता है वो कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। इस प्रकार
10 लाख में कितने हो जाएंगे, 10 मिलियन में कितने हो जाएंगे, 100 लाख हो जाएंगे, याद रखिएगा। एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार की रासायनिक व उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण पर एक जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित होती है तो उन्हें उपापचयी पथ कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है कि ग्लूकोज से जब 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं तो ये कौन सी क्रिया विधि के द्वारा बनता है, इसमें कौन सा चक्र बनता है, चलता है, ये आपको कमेंट में जवाब बताना है। हम पढ़ चुके हैं इसलिए आपको ये कमेंट करके बताना है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप भी अपने आप को देख सकते हैं कि हमें कितना तैयार है। ये इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण एक रासायनिक पथ द्वारा होता है। उस पथ का नाम आपको बताना है कमेंट करके, जिसमें 10 विभिन्न प्रकार के एंजाइमी उपापचयी अभिक्रियाओं द्वारा उत्प्रेरित होती है। वो पथ आपको अच्छे से पढ़ाया है, उसका शॉर्ट वीडियो भी पढ़ा हुआ है हमारे उसमें, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको ना आए। टोटल 10 स्टेप होते हैं, लेकिन आपको उसका नाम बताना है, नाम हम यहाँ पर आपको नहीं बता रहे हैं। आप अध्याय 12 में उपरोक्त अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन हम अध्ययन कर चुके हैं। इस अवस्था में आपको जान लेना चाहिए कि एक उपापचयी पथ एक या 2 अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचयी उत्पाद बनाते हैं। हमारी कंकाली पेशियों में अनाक्सीय स्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब हमारी कंकाली पेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। वहीं पर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो क्या होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पथ द्वारा एथेनॉल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण संभव है। एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है, इसे समझने के लिए एंजाइम के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। सक्रिय स्थल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सक्रिय स्थल आपको बता दिया क्या होते हैं। रासायनिक या उपापचयी रूपांतरण एक अभिक्रिया होती है जो रसायन उत्पाद में रूपांतरित होता है, उसे क्रियाधार कहते हैं। जो केमिकल उत्पाद में रूपांतरित होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रियाधार, सबस्ट्रेट बोला जाता है। एंजाइम में जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविम संरचना की प्रोटीन है जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदल देती है। सांकेतिक रूप से इसे निम्न ढंग से चित्रित कर सकते हैं। क्रियाधार जो S होता है उसे उत्पाद P में चेंज कर दिया जाता है। क्रियाधार S, सबस्ट्रेट S का सबस्ट्रेट S लिया गया है वहाँ से। एंजाइम के सक्रिय स्थल जो दरार या पुटिका के रूप में होता है इससे जुड़ जाता है। जो पुटिकाएं बनी थी उनके गोले के समान, उनसे क्या होता है, जो क्रियाधार होता है उनसे जुड़ जाता है। क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर जाते हैं। इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र ES का निर्माण हो जाता है। ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसा होता है, अविकल्पी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वो एंजाइम सबस्ट्रेट होता है वो कैसा होता है, अविकल्पी होता है, उसका निर्माण अविकल्पी होता है। E एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस समूह का निर्माण एक अल्पकालिक घटना है। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण है वो कैसी घटना है, अल्पकालिक घटना है। ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, याद रखिएगा। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध के टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से उत्पाद अवमुक्त होता है। दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरण का यह पथ तथा कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। स्थायी क्रियाधार व उत्पाद के बीच बहुत सारी रूपांतरण संरचनात्मक अवस्था हो सकती है। इस कथन का आशय है कि बनने वाले सभी मध्यावर्ती संरचनाएं अवस्था अस्थायी होती हैं। यहाँ पर यह बोल रहा है कि एक उससे सबस्ट्रेट से किसी प्रोडक्ट में जाने में बीच में अनेक मध्यवर्ती बन सकते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा अवस्था या संरचना से जुड़ा होता है। यदि इसे चित्रात्मक लेखांकित के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो चित्र 9.4 के अनुरूप होगा। अभी चित्र को देखते हैं। y अक्ष में अंतर्निहित ऊर्जा अंश को व्यक्त करता है। x अक्ष
संरचनात्मक रूपांतरण की या वह अवस्था जिसका निर्माण मध्यवर्ती संरचना द्वारा होता है की प्रकृति को व्यक्त करता है। दो चीजें ध्यान देने योग्य हैं, क्रियाधार S व उत्पाद P के बीच ऊर्जा स्तर में अंतर। यदि उत्पाद क्रियाधार से नीचे स्तर में होता है तो अभिक्रिया बाह्य ऊष्मी एक्जोथर्मिक होती है। बाह्य ऊष्मी का मतलब क्या होता है? एक्जोथर्मिक, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, देना नहीं पड़ता बल्कि हमें प्राप्त होती है, उसे एक्जोथर्मिक बोलते हैं। इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा आपूर्ति गर्म करने से की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी चाहे वह बाह्य ऊष्मी या स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया या अंतः ऊष्मी या ऊर्जा आवश्यकता अभिक्रिया हो, क्रियाधार को उच्च ऊर्जा अवस्था या संक्रमित अवस्था से गुजरना होता है। क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यह नीट में क्वेश्चन आ चुका है, सक्रियण ऊर्जा से रिलेटेड यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, इसे याद रखिएगा। क्या है कि क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच जो औसत ऊर्जा के अंतर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर क्रियाधार से उत्पाद के आसान रूपांतरण में सहयोग करता है। जो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम सिर्फ एक ही काम करता है। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, जिससे उत्पाद का निर्माण जल्दी होने लगता है और ऊर्जा की आवश्यकता भी कम हो जाती है। ये देखिए, ये डायग्राम दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, और ये ग्राफ बहुत बार पूछा गया है नीट में, यहाँ लगभग अधिकतर पूछ लेता है, इसलिए आप इस ग्राफ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले तो आप इसके एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जान लीजिए कि एक्स अक्ष में क्या दिया गया है, वाई अक्ष में क्या दिया गया है। एक्स अक्ष में दिया गया है क्रियाधार की दर, रेट ऑफ सबस्ट्रेट, और इधर क्या दिया गया है? पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा। और बीच वाली ये जो डॉट डॉट लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्रियाधार को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद इसका जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट कर रहा है एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा। जब एंजाइम तब अब्सेंट होता है तब सक्रियण ऊर्जा कितनी होती है? ये ऊपर वाला ग्राफ प्रेजेंट कर रहा है। और ये क्रियाधार से यहाँ तक की अवस्था क्या होती है? संक्रमण अवस्था होती है। और नीचे जो गुलाबी वाला है ग्राफ, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये गुलाबी वाला ग्राफ प्रेजेंट कर रहा है जब एंजाइम होता है उस समय सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? उसकी कम हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया? सक्रियण ऊर्जा कम हो गई, जिससे इसका क्या होता है? वेग बढ़ जाता है। मेन अंतर यही होता है। एंजाइम क्या करता है? जो ये पहले सक्रियण ऊर्जा थी इसको एंजाइम ने कम कर दिया, जिससे क्या हो गया? इसकी दर बनने की अधिक हो गई। और एक चीज बोला था कि यदि जो ये क्रियाधार से उत्पाद नीचे है, इस ग्राफ से क्रियाधार से यदि उत्पाद नीचे है तो यह अभिक्रिया कैसी होगी? एक्जोथर्मिक होगी। अगर यही ग्राफ क्रियाधार से ऊपर होगा, मान लो एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे और वो यहाँ तक केवल आ रहा है, क्रियाधार से ऊपर है, तो ये कैसा होगा? ये होगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा? इसमें ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी और इसमें क्या होगी? इसमें एनर्जी मुक्त होगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रही है? एंजाइम क्रिया की प्रकृति क्या होती है? प्रत्येक एंजाइम जिसे ई से प्रेजेंट करते हैं कि अणु में क्रियाधार बंधन स्थल सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मिलता है, जो क्रियाधार से बंधकर सक्रिय एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र इलेक्ट्रॉन ईएस बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन, सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रॉन बार बार याद आ जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। यह सम्मिश्र अल्पावधि का होता है। ऊपर आपको हाईलाइट भी करवा दिया है कि ये ईएस जो होता है कैसा होता है? अल्पावधि का होता है। जो उत्पाद पी एवं अपरिवर्तित एंजाइम में विघटित हो जाता है, इसके पूर्व मध्यावस्था के रूप में एंजाइम उत्पाद ईपी का निर्माण होता है। ईपी क्या होता है? एंजाइम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट, ईपी को बोलते हैं। यह देखिए आगे दिया गया है, एंजाइम क्रियाधार जटिल ईएस का निर्माण उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। यह देखिए दिया गया है, ये एंजाइम है, एंजाइम प्लस क्रियाधार सबस्ट्रेट, ई प्लस एस मिलकर क्या बना रहे हैं? ईएस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और ये ई प्लस एस से ईएस में जाने में क्या होता है? ये देखो, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है रिएक्शन, लेकिन आगे एक ही डायरेक्शन में होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर कभी कभी सीधे एक चिन्ह दे देता है तो वो गलत है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, क्योंकि नीट वहीं से पूछता है जहाँ पर आप
डाउट खाते हो या फिर आप पढ़ के जाते हो लेकिन ध्यान से देखते नहीं हो, वहीं से नीट में क्वेश्चन आते हैं। एंजाइम क्रियाधार जटिल बन रहा है, इसके बाद क्या बन रहा है, एंजाइम उत्पाद जटिल, जिसे क्या बोला गया था, ये ईपी, ईपी यही है, एंजाइम जटिल उत्पाद। उसके बाद क्या होता है, एंजाइम अपना अलग हो जाता है और उत्पाद का निर्माण कर देता है सबस्ट्रेट से। एंजाइम नष्ट नहीं होता, याद रखिएगा, एंजाइम कभी भी नष्ट नहीं होता, वो अलग हो जाता है और दूसरे से बंधने के लिए चला जाता है। एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरण चक्र को निम्न चरणों से व्यक्त कर सकते हैं। पहला चरण क्या है, सर्वप्रथम जो क्रियाधार सबस्ट्रेट होता है सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध जाता है। बंधने वाला क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस तरह या इस प्रकार से बदलाव लाता है कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बंध जाए। इसके बाद तीसरी स्टेप क्या होती है, एंजाइम का सक्रिय स्थल अब क्रियाधार के काफी समीप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण हो जाता है। एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद को अवमुक्त करता है, वह एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार के दूसरे अणुओं से, यह देखिए बोला गया है कि एंजाइम क्या हो रहा है, स्वतंत्र होकर क्रियाधार के दूसरे अणुओं से बंधने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरण चक्र प्रारंभ हो जाता है। एंजाइम और हार्मोन में यही अंतर है कि जो हार्मोन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो एंजाइम होता है वैसा का वैसा बचा रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइम में बाधा पहुंचाते हैं या एंजाइम की क्रियाविधि को रोक देते हैं। जो कारक प्रोटीन की तृतीयक संरचना को परिवर्तित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है इसका, कि जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना में परिवर्तित कर सकते हैं वही एंजाइम को भी परिवर्तित कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम को प्रभावित करते हैं वही क्या करते हैं, प्रोटीन की तृतीयक संरचना को भी प्रभावित कर सकते हैं। दोनों से रिलेटेड करके क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है अगर अच्छा पेपर बना तो। जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन या किसी विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधन उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब सबसे पहले तापमान और पीएच के बारे में एनसीईआरटी ने बढ़ाया है। एंजाइम सामान्यतः तापमान व पीएच के लघु परिसर में कार्य करता है। यहाँ से भी कथन व कारण में क्वेश्चन बनता है और बच्चे ध्यान नहीं देते। कहाँ पर काम करता है, लघु परिसर, और वहाँ पर सिर्फ पूरी लाइन यही देगा और क्या बोल देगा कि दीर्घ परिसर में कार्य करता है। बच्चे इतना देखते हैं कि एंजाइम सामान्यतः तापमान व पीएच पर कार्य करता है, लघु और दीर्घ नहीं देखते। लघु सही है, दीर्घ गलत है। लघु परिसर पर, लघु परिसर का मतलब छोटे परिसर पर, छोटी तापमान पर, मतलब 10-20 के अंतर पर ही काम करता है। कहने का मतलब ये है। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम व पीएच पर ही होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापमान कहते हैं। वह पीएच को इष्टतम पीएच बोलते हैं। यदि इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने पर क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापमान एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देते हैं। जो निम्न तापमान में क्या होता है, एंजाइम अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है और सुरक्षित रहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि निष्क्रिय तापमान में जो एंजाइम होता है, निम्न तापमान में, निष्क्रिय तापमान में नहीं, जो निम्न तापमान में एंजाइम क्या होता है वो निष्क्रिय हो जाता है अस्थायी रूप से। इसका कहने का क्या मतलब है, यदि उसको पुनः ऑप्टिमम कंडीशन या ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला तो वो पुनः कार्य करने लगेगा। वहीं पर उच्च तापमान क्या करता है, एंजाइम को नष्ट ही कर देता है, क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है। मतलब वो दोबारा अगर उसको इष्टतम ताप मिला भी तब भी वो कार्य नहीं करेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उच्च तापमान एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देते हैं। यहां से कथन कारण वाले भी सवाल बन सकते हैं और जो कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है उसके भी क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। क्रियाधार की सांद्रता, ये देखिए पहले ग्राफ देख लेते हैं। ये देखिए ग्राफ दिया गया है कि इसके लिए एंजाइम की सक्रियता और पीएच और तापमान के बीच दिया गया है। इसमें कैसा ग्राफ मिलता है, बेल शेप का ग्राफ मिलता है। इन ग्राफों को क्या बोलते हैं, बेल शेप का ग्राफ बोलते हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर यहीं पर काम करता है। यदि यहाँ से ज़्यादा बढ़ाओगे, पीएच को भी बढ़ाओगे, इस तरफ ले जाओगे तो उसकी क्रियाशीलता कम होगी। ये आप ऐसे समझिए। देखिए ये मान लीजिए कि ऑप्टिमम पीएच है, इष्टतम
pH है। यदि उससे ज़्यादा pH करोगे तब भी इसका मान घट रहा है, और उससे कम भी pH करोगे तो तब भी उसका मान क्या हो रहा है, एंजाइम की सक्रियता का मान घट रहा है। इसी प्रकार आप तापमान में भी देख सकते हैं। ये मान लीजिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा करने पर क्या होगा, इससे ज़्यादा करने पर इसकी क्रिया ये देखिए घट रहा है ग्राफ, और यहीं पर ये इस तरफ भी अगर आप कम करोगे तो ये भी ग्राफ घट रहा है। इस तरफ कम करने पर उसकी अक्रिय हो जाता है, लेकिन इस तरफ वो नष्ट ही हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता S के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम की क्रिया की गति V बढ़ती है। क्रिया की गति जो वेग होता है वो पहले तो बढ़ता है, उसमें सबस्ट्रेट में क्रियाधार की सांद्रता में यदि हम बढ़ोतरी करेंगे तो पहले तो बढ़ेगा। अब क्रिया अंततोगत्ता सर्वोच्च गति Vmax प्राप्त कर लेती है। इसके बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने पर भी अग्रसर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, इसके लिए एनसीईआरटी ने बोला है ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है, और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम की कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता है। इसको आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बस है, बस में 50 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 50। शुरू में आपके पास 20 आदमी हैं, और 20 आदमी 20 उसमें बैठ कर जा रहे हैं सीटों में, और बाकी की 30 सीटें खाली हैं। तो जब हम आदमियों की संख्या बढ़ा देंगे, आदमी यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्रियाधार को प्रेजेंट कर रहा है। जब हम शुरू में आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो बस में तो बढ़ेंगे लोग, और वो ज़्यादा जहाँ डेस्टिनेशन जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। पहले 20 जा रहे थे, बाद में हमने 30 कर दिया तो 30 पहुँचेंगे, 40 कर दिया 40 पहुँचेंगे, 50 कर दिया 50 पहुँचेंगे। जैसे ही 50 सीटें फुल हो गई, उसके बाद क्या होगा, यदि हमने उसके बाद आदमियों को बढ़ाया, आप चाहे जितने आदमी बस स्टैंड में खड़े कर दो, वो अब नहीं लेकर जाएगी। सर कहेंगे आप ये भारत की बसों में तो ऐसे ही भर लेते हैं, चाहे जितने आ जाओ। नहीं, वैसे नहीं, आपको बताते हैं कि एक सीट में केवल एक ही बैठना है। कुछ बच्चे होते हैं ना, कमेंट करेंगे, इसमें आएगा कमेंट कि भारत में तो चाहे जितने भर लो सब चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, एक सीट में एक बंदे को जाना है। तो उसमें जब तक सीटें खाली थी तब तक हमने सबस्ट्रेट बढ़ाया तो वो ज़्यादा लोगों को बस लेकर जा रही थी, लेकिन जब सीटें भर गईं तो हम चाहे जितने आदमियों को वहाँ खड़ा कर दें वो लेकर नहीं जाएगी। यही सेम यहाँ पर हो रहा है, आप इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस एग्जाम्पल के जरिए आसानी से समझ गए होंगे। यह देखिए, इसका चित्र दिया गया है, आप ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को भी देख सकते हैं। ग्राफ में क्या दिया गया है, इधर यही दिया गया है एंजाइम की सक्रियता, और इधर क्या दिया गया है, नीचे ये सबस्ट्रेट सांद्रता दी गई है। पहले शुरू में तो भी बढ़ती है, और जैसे जैसे ये Vmax पहुंच जाती है, जैसे जैसे सीट फुल हो जाती हैं, उसके बाद चाहे जितने सबस्ट्रेट बढ़ा दो नहीं बढ़ेगी। जब ये फुल हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे Vmax बोलते हैं। और Vmax के आधे भाग को क्या बोलते हैं, Vmax के आधे भाग को सबस्ट्रेट में क्या बोलते हैं, Km बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। जब यहाँ पर Vmax/2 होता है तो इसकी जो सबस्ट्रेट के साथ सीधी लाइन बनती है उसे क्या बोलते हैं, Km बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है जो एंजाइम से बंधते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संदमन, व उस रसायन को क्या बोलते हैं, संदमक कहते हैं। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें क्या होता है, इसमें जो सबस्ट्रेट होता है और संदमक होता है उनकी संरचना एक जैसी होती है। कैसे आप इसे देख सकते हैं, जैसे आपने सैंडविच मूवी देखी होगी जिसमें गोविंदा के डबल रोल रहते हैं, सेम वही होता है कि मतलब पहचान ही नहीं मिलता कि क्या कौन सा सबस्ट्रेट है और कौन सा संदमक है। इस प्रकार के संदमक को क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक बोलते हैं। और ये करता क्या है, संदमक की क्रियाधार के निकट संरचनात्मक समानता के फलस्वरूप यह क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधार बंधन स्थल से बंधते हुए प्रतिस्पर्धा करता है। मतलब जहां पर पहले सबस्ट्रेट जुड़ता था अब ये आकर जुड़ जाता है बहरूपीय की तरह। अगर ये जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेंगे। अब बस का उदाहरण फिर ले लीजिए। मान लीजिए आपको लोगों को पहुंचाना है, लेकिन वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको पहुंचाना है, लेकिन
यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बहरूपीय लोग आ गए, वो बैठ गए, तो जो काम करने वाले लोग थे डेस्टिनेशन तक कम पहुंचे ना, सेम वहीं पर ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करता है, परिणाम स्वरूप क्रियाधार क्रियाधारक बंधन स्थल से बंध नहीं पाता है, जिसके फलस्वरूप एंजाइम क्रिया मंद पड़ जाती है। उदाहरण के लिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का मैलेट द्वारा संदमन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का किसके द्वारा किया जाता है, मेलोनेट के द्वारा संदमन किया जाता है, जो संरचना में क्रियाधार सक्सिनेट के निकट की समानता रखता है। और ऐसे प्रतिस्पर्धी संदमकों को अक्सर उपयोग जीवाणु जन्म रोगों बैक्टीरियल पैथोजेंस के नियंत्रण में किया जाता है। यहाँ से बेनिट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो प्रतिस्पर्धात्मक संदमक होता है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं, जो जीवाणुवी बीमारियाँ होती हैं उनके उपचार के या नियंत्रण के लिए करते हैं। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि हमारे जो चैप्टर में जीवाणुवी रोग दिए गए हैं एक जगह, तो आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से बैक्टीरियल रोग होते हैं जो हमारे होते हैं। केवल जो एनसीईआरटी में है वही बताना है, क्योंकि नीट केवल एनसीईआरटी से ही पूछता है। अब आगे बढ़ते हैं, एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण। हजारों एंजाइमों की खोज, विलगन व अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रियाओं के उत्प्रेरण के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करते हैं। एंजाइम को कितने वर्गों में बांटा गया है, 6 वर्गों में, व प्रत्येक वर्ग में कितने उपवर्ग होते हैं, 4 से 13 उपवर्ग होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कौन कितने वर्गों में और कितने उपवर्गों में बांटा गया है। तो वर्ग कितने हैं, 6, और उपवर्ग कितने हैं, 4 से 13। ये नंबर एकदम एक्यूरेट याद रखिएगा, 4 से 13 ई और 6 ई, जिसका नामकरण 4 अंक की संख्या पर आधारित होता है। पहला एंजाइम है, पहला वर्ग है क्या, ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर बच्चे क्या कन्फ्यूजन करते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज तो याद कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन उसके बगल में जो दिया गया डिहाइड्रोजिनेज उसको कोई याद ही नहीं करता। वहाँ पर पूछ लेगा कि ऑक्सीडो रिडक्टेज का दूसरा नाम बताइए। बस बच्चे यहीं पर अपने या तो छोड़ कर आएंगे या फिर गलत टिक करके आएंगे, जहाँ पर आपको 4 नंबर मिलने चाहिए। अगर गलत टिक किया तो 5 नंबर कट जाते हैं। तो बोलोगे सर 5 नंबर कैसे, माइनस मार्किंग 1 हुई होती है। आपको जिस पर 4 नंबर मिल रहे थे उस पर 1 कम हो गया, तो टोटल 5 नंबर कम हो गए, याद रखिएगा। किसी भी बच्चे का यदि एक क्वेश्चन गलत होता है तो टोटल 5 नंबर जाते हैं, याद रखिएगा। 1 नंबर पर अपनी तुलना न करिएगा। इसमें क्या होता है, एंजाइम जो दो क्रियाधारकों S व S1 बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं। यह क्या करता है कि जो पहला अपचयित हो रहा होता है उसको ऑक्सीकृत कर देता है, जो ऑक्सीकृत हो रहा होता है उसको अपचयित कर देता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है। ये देखिए, इसमें आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। पहले जो S हो रहा था वो अपचयित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर X का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जो S1 था वो ऑक्सीकृत हो रहा था, पहले ऑक्सीकृत था, और बाद में क्या हो रहा है, S1 का अपचयन हो रहा है। उसके बाद आता है ट्रांसफरेज। एंजाइम क्रियाधारकों के एक जोड़े S व S1 के बीच एक समूह हाइड्रोजन के अतिरिक्त के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है। यह इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के अतिरिक्त, यह ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई समूह स्थानांतरित करता है दूसरे में, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेज। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। याद रखिएगा, स्थानांतरण का मतलब क्या है, ट्रांसफर है। देखिए इसमें अब चित्र में वो दिया गया है रिएक्शन के रूप में, जैसे Sg प्लस S1 है। Sg पहले जुड़ा था और S1 अलग था, लेकिन जब ये ट्रांसफरेज से इसकी क्रिया हुई, यहाँ पर ट्रांसफरेज एंजाइम डाला गया तो S जो है वो अलग हो गया, वहीं पर जो S1G आपस में बंध बना लिए। इसके बाद आता है हाइड्रोलेजेज। एंजाइम ईथर, ईस्टर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइड, कार्बन 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 हैलाइड व फास्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करता है, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेजेज बोलते हैं। ये कौन से नंबर का था, ये था तीसरे नंबर का। इनके क्रम अनुसार याद रखिएगा, क्रम इंपॉर्टेंट है, ये क्रम अनुसार दिए गए हैं। ये नहीं कि हमने पहले ये याद कर लिया बाद में ये याद कर लिया, नहीं, क्रम अनुसार याद करिएगा। पूछ लेगा बताओ 5वें नंबर में कौन आ रहा था, आपने क्रम अनुसार नहीं याद किया तो आपका गलत हो जाएगा। जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों से समूहों को अलग होने को उत्प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है, जिसे लाइलेज बोलते हैं। जल अपघटन के अतिरिक्त याद रखिएगा,
इसमें जल अपघटन के अतिरिक्त, ये याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त क्रियाधारकों के समूह को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लाइलेज एंजाइम बोलते हैं, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है आइसोमरेजेज। वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय ज्यामिति व स्थिति समावयव के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं आइसोमरेज कहलाते हैं। और ये सब आप कहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये सब आपने पढ़ चुका है केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लाइगेजेज क्या होता है, लाइगेजेज होता है एंजाइम जो दो यौगिकों को आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करता है। जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन बंधों के निर्माण को उत्प्रेरित करता है, वो कौन सा होता है, ये लाइगेजेज होता है, 6वें नंबर में आता है। अब आगे एनसीईआरटी बोली है सहकारक कोफैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन, इतर प्रोटीन का मतलब क्या होता है, इतर प्रोटीन अपनी होती है नॉन प्रोटीन भाग। इतर प्रोटीन, इतर का मतलब क्या होता है, नॉन होता है, याद रखिए, नॉन प्रोटीन, नॉन, नॉन वेज, वो वाला वेज नहीं, नॉन नहीं, नॉन का मतलब होता है नॉन प्रोटीन, जिसे सहकारक कहते हैं। सहकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स। एंजाइम से बंधकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। इन उदाहरणों में एंजाइम के केवल प्रोटीन भाग को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम के दो भाग होते हैं, पहला होता है प्रोटीन भाग और दूसरा क्या होता है, नॉन प्रोटीन भाग। जो केवल प्रोटीन भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम दो भागों से मिलकर बना होता है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर, याद रखिएगा। सहकारक तीन प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा है, पहला है अपना प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा है सह एंजाइम, ये याद रखिएगा, सह एंजाइम यहाँ पर आ रहा है, सहकारक होता है, सह एंजाइम एंजाइम नहीं होता, सहकारक होता है। ये एपो एंजाइम और सह एंजाइम में बच्चों को डाउट होता है। सह एंजाइम क्या है, ये कोफैक्टर है, और एपो एंजाइम क्या है, एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम कहलाता है। वह तीसरा कौन होता है, अपना धातु आयन। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा गलत हो गया, ये क्या है, धातु आयन, वो 1 मिनट, धातु आयन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, ये प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं और यह अन्य सहकारकों से इस रूप में भिन्न होते हैं। जो अपने प्रोस्थेटिक समूह पहला कोफैक्टर होता है, वो अन्य सहकारकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंधे होते हैं। यह भी पूछ सकता है कि एपो एंजाइम जो प्रोस्थेटिक समूह होते हैं वो क्या होते हैं, एपो एंजाइम से दृढ़ता से बने होते हैं, बंधे होते हैं। एपो एंजाइम क्या था, एपो एंजाइम एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग था, प्रोटीन वाले भाग से कैसे बंधे होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं। उदाहरण स्वरूप एंजाइम परऑक्सीडेज व कैटालेज, ये दोनों एंजाइम याद रखिएगा कौन से हैं। 1 मिनट बच्चों, रुकिए थोड़ा, कौन कौन से एंजाइम हैं, परऑक्सीडेज और कैटालेज, ये दोनों एंजाइम जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन व पानी में विखंडित करते हैं। ये भी पूछेगा क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करते हैं, ऑक्सीजन व पानी में विखंडित करते हैं। इनका प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है, हीम होता है। क्या होता है, प्रोस्थेटिक समूह हीम होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नीट में आया है यहाँ से। जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है, सहकारक सह एंजाइम भी जो दूसरा होता है को एंजाइम जिसे बोलते हैं, सह एंजाइम को भी कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका संबंध एपो एंजाइम से अस्थायी होता है। जो सह एंजाइम होते हैं वो एपो एंजाइम से कैसे होते हैं, अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं। जो सामान्यतः उत्प्रेरण के दौरान बनता है। सह एंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के में सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। अनेक सह एंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अनेक सह एंजाइम होते हैं, को एंजाइम जिन्हें बोलते हैं, मुख्य अवयव क्या होता है, मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन होते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण के तौर पर सह एंजाइम जो निकोटिनोमाइड होता है, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एनएडी का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछता है यहाँ पर, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है सबसे वो क्वेश्चन पूछेगा। एनएडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा क्या होता है, एनएडीएच, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटेनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट।
विटामिन नियासिन से जुड़े होते हैं। इनका क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है, नियासिन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धातु आयन कई एंजाइम की क्रियाशीलता है तो धातु आयन की आवश्यकता होती है जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला में समन्वय बंध बनाते हैं। वह उसी समय एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़े रहते हैं। जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइड से जिंक एक सहकारक के रूप में जुड़ा रहता है। ये क्या है, धातु आयन है। कौन होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जिसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसमें क्या होता है, धातु आयन जिंक होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंजाइम से यदि सहकारक को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, एंजाइम से यदि सहकारक को हम अलग कर देते हैं तो इसकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता है तो ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार हमने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप इस पूरा चैप्टर देखने के बाद अच्छे तरह से अपने हाईलाइटेड एनसीईआरटी कर लेना। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन करना। किसी भी लेक्चर को देखने के बाद आप पीवाईक्यू क्वेश्चन कीजिएगा, तब आपको क्या होता है, आपको पता चलता है कि ये कैसा पढ़ा रहे हैं या फिर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, हमने कैसा पढ़ा है। किसी भी चीज़ को जानना हो या कैसा कोई टीचर कैसा पढ़ा रहा है तो आप क्या करना, उसका लेक्चर देखने के बाद क्या करना, पीवाईक्यू क्वेश्चन करना। पीवाई क्वेश्चन करने से ही आपको पता चलेगा कि कोई टीचर कैसा पढ़ाता है और उससे का हमारे समझ में आता है कि नहीं। आप इसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन कीजिएगा। यदि आपके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस लेक्चर से हमने बहुत कुछ सीखा है। इस प्रकार आप इसे पूरे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और इसके हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम इसकी हाईलाइटेड नोट्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा देंगे। और आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि इन लेक्चरों को बनाने में हमारी बहुत मेहनत पड़ती है। अब इस समय समझ लो नाइट के 2 बज रहे हैं, तब हम आपका लेक्चर शूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में कुछ डॉग्स रहते हैं, वो दिन भर भौंकते रहते हैं। इस वजह से हम ये वीडियो नहीं बना सकते। आपको टाइम दिखा दें ऊपर 1 मिनट, ये देखिए 1:24 1:30 के लगभग हो गया है, 1:30 बज गए हैं लगभग। तब आपका ये वीडियो लेक्चर शूट कर रहे हैं और कंप्लीट हो गया है। इसके बाद थोड़ा इसको एडिटिंग करने में भी आधा घंटा का समय लग जाएगा। तो चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।